वेलकम एवरीबॉडी। आत्मनिर्भर मुंबई भारत बाय वीवाईवी। मैं वंदना वैद्य आप सबका स्वागत करती हूँ। हम आज पार्ट 3 में डॉक्टर विमल पाहुचा से मिलेंगे, जो LH हीरानंदानी हॉस्पिटल के डॉक्टर है, जो हमें पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत अच्छी सी जानकारी दी है, जिन्होंने हमें कोविड के बारे में। और अभी हम नेक्स्ट स्टेज जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो टाइम पे जी रेमडेसिविर इंजेक्शन देते हैं फर्स्ट स्टेज में। सो व्हाई इट इज सो द पीपल आर लाइक, सब लोग को ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में गए और रेमडेसिविर इंजेक्शन चालू हो गए, तो उसके पीछे क्या है, आप जरा मुझे बताएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, रेमडेसिविर जाम का जो इंजेक्शन है, ये एक एबोला वायरस के लिए यूज किया गया था पहले अमेरिका में। और इसकी बाद में जब कोरोना वायरस आया तो ये देखा गया कि रेमडेसिविर कारगर साबित हो रहा है कोरोना वायरस को मारने में। तो इसके वजह से उसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया था कि इसके लिए आप यूज कर सकते हो। हालांकि कोई ठोस प्रमाण नहीं थे, पर केस रिपोर्ट्स अच्छे थे और काफी एविडेंसेस आ रहे थे कि आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि लोग रेमडेसिविर के पीछे दौड़ रहे हैं और सरकार कह रही है कि आप रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं है, आप रेमडेसिविर के बिना भी आप इलाज कर सकते हैं। तो ये सारी कंफ्यूजन है कि रेमडेसिविर क्यों दिया जाता है। रेमडेसिविर पहले स्टेज में दिया जाता है, जिसको स्टेज ऑफ वायरेमिया बोलते हैं। जब वायरस आपके शरीर में इंटर करता है तो मल्टीप्लाई करता है, वो आपके फेफड़ों में जाके अपने आप की कॉपीज बनाता है और अपने आप को ओके। फैलाता है। तो इससे क्या होता है कि लंग्स के ऊपर असर होता है। जब शुरू शुरू में वायरस एंटर होता है तो पहले डायरेक्टली लंग्स में एंटर नहीं होता, वो पहले नाक के या मुंह के रास्ते से पहले आपके सेल्स में जाता है, फिर वहां से वो ब्लड में भी जाता है और वहां से वो फेफड़े में जाता है। इस So स्टेज को वायरीमिया remdesivir is like necessity in each and every hospital, like they are giving this only starting say. यस, क्योंकि वायरियमिया के फेस में रेमडेसिविर बहुत कारगर साबित हुआ है। जब आप इसको देते हैं, जैसे कि अभी स्टडीज काफी साइंस बोलती है कि अगर आप इसको पहले स्टेज में देंगे, जो कि पहले 10 दिनों में देंगे, तो आप वायरस को जल्दी खत्म कर सकते हो। अगर वायरस का लोड कम हो जाएगा जल्दी से, तो क्या होगा कि वायरस ज्यादा लंग्स को इफेक्ट नहीं करेगा। और लंग्स को इफेक्ट नहीं करेगा तो दूसरी स्टेज है, जिसको हम लोग पल्मनरी फेज बोलते हैं। Hmm. पल्मनरी फेज मतलब लंग्स को जो खराब करने वाली फेज है, वो फेज ज्यादा नहीं खराब नहीं होगी, वो फेज ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करेगी। उसकी वजह से रेमडेसिविर को देखा गया कि अगर पहले देंगे तो शायद आप मरीज के जो लेंथ ऑफ स्टे है, जो हॉस्पिटल का स्टे है, उसको कट कर सकते हैं। ऐसे Okay, स्टडीज में okay. कहा गया है, लेकिन स्टडीज ये क्लियर नहीं बोल रही हैं कि उससे आप लोगों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो वेंटिलेटर पे जाने से रोक सकते हैं, ऐसी स्टडीज क्लियर नहीं बोल रही है। बस बस बट साइंस ये बोल रहा है कि आप मरीज की जो हॉस्पिटल स्टे है उसको कट करके 4 या 5 दिन से कट कर सकते हैं। अब ये अहम बात है, क्योंकि अगर आप इस स्टेज में आप देखेंगे जहाँ बेड्स नहीं मिल रहे हैं, अगर आप ऐसी इंजेक्शन दे रहे हैं जिससे कि लोग जल्दी होकर घर जाएंगे, तो नेचुरली वो जो बेड्स की जो कमतरता है वो हो रही है। उसकी गरज जो है और उसकी जो हमको जरूरत है, वो हमको बेड्स ज्यादा अच्छे तरह से मिल पाएंगे। ये एक समझ है, एक सोच है, एक लॉजिक है। ये कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इसका एविडेंस है कि हम लोग कट शॉर्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, रेमडेसिविर मैंने इसके लिए एक ये बहुत वो सुना है इंपॉर्टेंट कि है। रेमडेसिविर की जगह बहुत गांवों में ये डेक्सामेथन कोई इंजेक्शन है, दैट इज जस्ट फॉर 30 रुपीज, एंड द पीपल आर टेलिंग मोर कि वो इंजेक्शन देना है, तो ये रेमडेसिविर इतना महंगा इंजेक्शन क्यों देना? सो यू कैन टेल मी बिल्कुल अबाउट दैट, थोड़ा बिल्कुल डिटेल्स में क्या है? सही। देखिए, ये डेक्सामेथासोन एज ओल्ड ड्रग है, बहुत पुराने टाइम से ये हम लोग यूज कर रहे हैं और काफी सालों से इसको यूज कर रहे हैं। ये एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन है। पहले समझना चाहिए, डेक्सामेथासोन इज अ लॉन्ग पोटेंसी स्टेरॉइड। ये बहुत पावरफुल स्टेरॉइड है, जिसको देने से आप अपने इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। क्योंकि वायरस के इंटर करने से इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा भड़क उठता है, तो उसको शांत करने के लिए स्टेरॉइड इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब जो साइंस क्या बोलता है कि स्टेरॉइड देने से, इस तरह का स्टेरॉइड जो है, ये कारगर है अगर आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो आप वेंटिलेटर के दिन कट कर सकते हैं, यानी उसको जल्दी से जल्दी वेंटिलेटर से निकाल सकते हैं। और मौतें भी कम हुई हैं अगर आप स्टेरॉइड कम ज्यादा ओके। देंगे तो ये देखा गया है कि कोरोना वायरस के मरीज को इसमें लाभदायक है। लेकिन वो कौन से स्टेज पे? वो सेकंड स्टेज पे। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे स्टेरॉइड देंगे, तो उससे पहले स्टेज में अगर आप स्टेरॉइड देना शुरू करेंगे तो उससे और नुकसान होगा। पहले स्टेज में आप स्टेरॉइड नहीं देंगे, आप सिर्फ तब देंगे जब मरीज बहुत क्रिटिकल है, ऑक्सीजन गिर रहा है, वेंटिलेटर पे है, उस समय पे आपको स्टेरॉइड देना है। रेमडेसिविर की जगह नहीं ले सकता ये। ठीक है, रेमडेसिविर का काम पहले है,
स्टेरॉइड का काम बाद में है। ये बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। बट तो हर विलेज एक का वगैरह काम में, villages and all, they are taking this only directly. Why is it so in small बिल्कुल villages and all? नहीं, ऐसे ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसको कहते हैं कि पहले स्टेज में आपको स्टेरॉइड देना है और पहले दिन से शुरू करना है। इससे क्या होगा, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ट्रायल होते हैं यूके यूएस, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। ये जो ट्रायल्स होते हैं ये कंट्रोल स्टेट में होते हैं। हमारे जब हम जो यूज करते हैं तो कौन सी भी स्थिति में हमको ये दवाएं यूज करनी पड़ती है। अगर आप पेरीफेरी में जाएंगे जहाँ पे कहीं पे भी इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं है तो स्टेरॉइड से नुकसान हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अभी नया इन्फेक्शन निकला है म्यूकरमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन, जिससे पूरी जान जा सकती है। उससे आप कोई बचा नहीं सकता। अगर आपको स्टेरॉइड से वो इन्फेक्शन लग जाता है तो वो मोर्टेलिटी 90%, 80 to 90%, उससे 80 से 90% लोग मर ही जाते हैं। आप So उनको बचा nowadays नहीं it is सकते। going on. म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बहुत सामने आ रहे हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के केसेस सामने आ रहे हैं स्टेरॉइड लेने से। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। और डायबिटीज, शुगर्स काफी बढ़ रहा है तो इससे भी नुकसान हो रहा है। शुगर्स काफी बढ़ेंगे स्टेरॉइड देने से, आपको शुगर भी मॉनिटर करना है। तो शुगर मॉनिटर करने से, शुगर बढ़ने से भी इन्फेक्शन फैलता है और इसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है। तो कोरोना वायरस तो रह गया पास में, बाजू में, लेकिन ये दूसरी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ये हमको ध्यान देना जरूरी है कि कहाँ स्टेरॉइड यूज करना है और कहाँ रेमडेसिविर यूज करना है। इसकी जगह नहीं ले सकता, रेमडेसिविर की जगह डेक्सामेथासोन नहीं ले सकता। ओके और ये प्लाज्मा का जो स्टेज है, सेकेंड स्टेज, लाइक द पीपल आर आस्किंग फॉर ब्लड प्लाज्मा, दैट इज फॉर व्हाट, लाइक आफ्टर देखिए, रेमडेसिविर? प्लाज्मा का भी रोल शुरू में है, पहले 10 दिनों में जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा मतलब एक कोविड मरीज जो ग्रसित था कोविड से, जिसको इन्फेक्शन हुआ था कोविड का, उसके इम्यून सिस्टम ने अच्छे से एंटीबॉडीज बना दी हैं। अब वही एंटीबॉडीज आपके उसके शरीर से प्लाज्मा के रूप में निकालकर आप दूसरे मरीज को दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आप उनकी जो एंटीबॉडीज हैं, अब तक इस मरीज के शरीर में एंटीबॉडीज बनी नहीं है। हम लोग पहले बात कर रहे हैं 10 दिन तक। अभी तो बॉडी वायरस से लड़ रही है, अभी उसके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं है उस वायरस को मारने के लिए। लेकिन अगर आप दूसरे मरीज की एंटीबॉडीज उसके शरीर में डाल रहे हैं तो ये क्या कर रही है, ये वायरस के स्पाइक प्रोटीन जो आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस के ऊपर जो छोटे छोटे स्पाइक्स हैं, उसको ब्लॉक करते हुए उसको फेफड़े के अंदर नहीं जाने देगी। तो ब्लॉक कर देगी और इससे आगे का जो लंग इन्फेक्शन है वो बढ़ेगा नहीं। तो पहले 10 दिन में अगर आपने प्लाज्मा दिया जहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और जहाँ पे स्टेरॉइड आपने दिया हुआ है, ऑलरेडी रेमडेसिविर भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मरीज उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है विद 24-48 आवर्स में, तो प्लाज्मा देने से उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम किया जा सकता है, क्योंकि वायरस के लोड को एकदम कम कर रहे हैं और फैलने से रोक रहे हैं। प्लाज्मा का काम ये है। तो वो भी, उसका भी जो दिन है वो 10 से 11 दिन के भीतर आपको देना है। और ये टोक्लीज़ोमेब जो यूज करते हैं इंजेक्शंस वगैरह, तो दैट इज लाइक द पर्सन ऑन वेंटिलेटर के आईसीयू में, उसके लिए के जनरली कोविड लाइक आफ्टर प्लाज्मा ओनली दिस इज यूज्ड, आई थिंक सो। बिल्कुल, आप प्लाज्मा के साथ में यूज कर सकते हैं, प्लाज्मा के बाद भी यूज कर सकते हैं। प्लाज्मा कभी कभी हमको पहले यूज करना पड़ता है। ऐसे स्टेज, मरीज कौन से स्टेज में आता है उसके ऊपर। अगर मेरे पास 10 दिन के बाद आ रहा है और एकदम से 4 से एकदम 15 लीटर पे चला गया, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ गई, जिसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। व्हाट इज साइटोकाइन स्टॉर्म? ये चीज समझना जरूरी है जो साइटोकाइन स्टॉर्म हम बोल रहे हैं। साइटोकाइन मतलब एक तरह का जो बॉडी का अंदर इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम वायरस को मारने के लिए, वायरस के प्रोटीन को मारने के लिए कुछ काइंड ऑफ प्रोटीन्स और या पॉइजन छोड़ता है, उसको कहते हैं साइटोकाइन। अब जो इम्यून सिस्टम, जिसका इम्यून सिस्टम इतना एक्टिवेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं उग्र रूप धारण करना, जैसे कि शंकर ने उग्र रूप धारण कर लिया, एकदम से तांडव नृत्य करने लगे। इम्यून सिस्टम इतना उग्र हो जाता है, उसकी वजह से साइटोकाइंस जो है एकदम से भड़क उठते हैं। और साइटोकाइंस इतने भड़क उठते हैं कि आपके शरीर को, उनको समझ में नहीं आता है कि वायरस को मारे कि लंग को मारे, तो अपने लंग को भी मारना शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह से लंग के ऊपर काफी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो रहा है, ये आपके अपने इम्यून सिस्टम से वजह से हो रहा है। तो उसको शांत करने के लिए एक टोक्लीज़ोमैब इंजेक्शन है, जो कि इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर बोलते हैं। ऐसे इंटरल्यूकिन इस साइटोकाइन ही है एक तरह का। तो आप अगर इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर देते हैं तो ये इंटरल्यूकिन को मारता है, ये इंटरल्यूकिन 6 को मार देता है।
तो इससे क्या होता है, उग्र जो इम्यून सिस्टम है वो शांत हो जाता है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होने लगती है। ये टोक्लिजुमैब बहुत सही समय पे यूज करना चाहिए। इसमें क्लिनिकल जजमेंट चाहिए, आपके इंटरल्यूकिन 6 लेवल करना पड़ता है जो एक तरह का बायोमार्कर है, जिससे मैं कल बता रहा था। सीआरपी लेवल करना चाहिए, अगर सीआरपी एकदम से बढ़ रहा है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा है, पेशेंट मरीज को दम लग रहा है, तब हम ये डिसीजन लेके और सोच समझ के अंडर द कवर ऑफ एंटीबायोटिक इसको यूज करना चाहिए। इससे आपको अच्छे फेवरेबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं और मोर्टेलिटी बच सकती है, आप मरीज को मरने से बचा सकते हैं। और साइंस ये कहता है कि टोक्लिजुमैब बहुत कारगर इंजेक्शन है, अगर आप सही समय पे इसको यूज करें। तो कभी कभी हमको इसको यूज करना पड़ता है, जरूरी नहीं वेंटिलेटर पे यूज करें, जरूरी नहीं बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी तब यूज करें। इसका सही समय होता है जिसको फिजिशियन को या क्लिनिशियन को डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, एंड वन मोर थिंग कि आफ्टर कोविड वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है सबको, ऐसा है? एंड आफ्टर वीकनेस एक कोविड इम्पोर्टेंट पार्ट डेथ है केस भी मैंने देखे कि बहुत लोग बोल रहे आफ्टर अ वीक घर पे आए और डेथ केसेस हो गए, एंड दैट इज लाइक व्हाट, यू कैन जस्ट एक्सप्लेन। बहुत सारी चीजें हैं कोविड में। देखिए, जो कोविड में जो इम्यून सिस्टम इतना एक्टिवेट हो रहा है, जैसे मैंने बोला साइटोकाइंस जो बनते हैं, ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये साइटोकाइंस भी आपके सेल्स को मार रहे हैं। और साइटोकाइंस जब ये इम्यून सिस्टम उग्र हो जाता है तो काफी सारा एनर्जी यूज होता है बॉडी का। तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग कैटाबॉलिक फेज। कैटाबॉलिक फेज मतलब आपके आपके अंदर एनर्जी नहीं, आपके सेल्स एनर्जी नहीं बना सकते। अब जो काम कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, ग्लूकोज आप जो खाना खा रहे हैं, वो एनर्जी वो नहीं बना सकते क्योंकि साइटोकाइंस उनको बनाने नहीं देते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो आपको मसल से आता है, आपके मसल ब्रेक हो जाता है, बहुत लोगों का वेट लॉस हो जाता है। तो वीकनेस इज बिकॉज ऑफ दिस मसल ब्रेकडाउन। मसल ब्रेकडाउन और बहुत जो आपके जो प्रोसेसेस है, बॉडी प्रोसेसेस है, उनको पूरा इस पे कब्जा कर लेता है साइटोकाइंस और वायरस। तो इसकी वजह से एनर्जी बन नहीं रही है, लोगों को वीकनेस होती है। अब मैंने जैसे कल बताया था कि क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क काफी है। कोविड वायरस में ऐसी ताकत है कि वो क्लॉट बना सकता है, और कहीं भी अगर एक क्लॉट बन गया, आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे कि आपने ब्लड थिनर्स नहीं दिए, तो लंग के अंदर क्लॉट बन सकता है, हार्ट के अंदर क्लॉट बन सकता है। तो इसकी वजह से सडन डेथ का जो रिस्क बन रहा है कि सडनली डेथ हो गया, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पल्मोनरी मतलब लंग्स के आर्टरीज के अंदर क्लॉट बैठ जाता है, सडनली खून बनना बंद हो जाता है, और इसकी वजह से एकदम से हार्ट भी बंद हो जाता है। तो उससे हार्ट के आर्टरीज के अंदर भी क्लॉट बन सकता है और हार्ट के आर्टरीज को ब्लॉक करके हार्ट अटैक जैसी स्थिति पैदा करके आदमी को सडन डेथ दे सकता है। तो ये इन दोनों स्थितियों में सडनली डेथ हो सकता है। तीसरा कारण जो है प्रॉब्लम है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब स्टेरॉइड यूज किया, बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर हो गया है क्योंकि कोरोना वायरस के ऊपर ने उसने बहुत इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया है। तो अब इन्फेक्शन कोई भी आपके अंदर एंट्री कर सकता है। ये तीसरा कारण है, लोग बाद में जाके डेथ होती है क्योंकि इन्फेक्शन ऐसा सीवियरली फैलता है कि उसको फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और वीकनेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको निकलते निकलते कम से कम 4 से 6 हफ्ते या कभी कभी महीनों लग जाते हैं। ओके, एंड ऐसा है कि कोविड हो गया 15 दिन के बाद और तो भी पॉजिटिव कोविड रिपोर्ट्स आते हैं, सो तो पीपल आर अफ्रेड कि सब लोग डर रहे हैं कि हम लोग वापस कोविड रिपोर्ट निकालने को गए और पॉजिटिव आ गई तो वापस बीएमसी आके बोलेगी यू आर कोविड पॉजिटिव। तो आफ्टर जी 15 डेज ऑफ कोविड क्या करना चाहिए, लाइक रिपोर्ट्स क्या निकालने चाहिए, क्या नहीं, एंड क्या है? साइंस क्लियरली जब बोल रहा है कि 10 दिन के बाद वायरस मर जाता है, तो बाद में रिपोर्ट निकालने का मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है कि आप 15-16 दिन पे आप बोलेंगे आप कोविड रिपोर्ट नेगेटिव लेके आओ, फिर ही हम समझेंगे कि आप क्योर हो गए। देखिए, आरटीपीसीआर आपको नहीं बता सकता है कि मरीज क्योर हुआ कि नहीं। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपको बता सकता है कि मरीज कोविड से ग्रसित है शुरू में जब पेशेंट को सिम्टम्स है, लेकिन जब 10 दिन पास हो जाते हैं टेक्निकली वायरस मर जाता है। आपको आरटीपीसीआर भी रिपोर्ट करेंगे तो जो आपको वायरस मिलता है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो डेड वायरस है, वो मरा हुआ वायरस है। और आरटीपीसीआर को टेस्ट को ये पता नहीं है क्योंकि वो सिर्फ मल्टीप्लाई करके बता रहा है कि यह आरएनए है, लेकिन ये जिंदा वायरस का है कि मरे हुए वायरस का है, ये उसको पता नहीं है। तो इसलिए आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट के लिए आपको रुकने की जरूरत नहीं है। 15 दिन के बाद आप क्वारंटाइन ब्रेक करिए, किसी भी तरह की आरटीपीसीआर रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपील करूंगा वो सारी, आई डोंट नो व्हाई द पायलट्स एंड जो भी कंपनीज है, कि आरटीपीसीआर का यू हैव टू फाइंड अ डिफरेंट टेस्ट बिकॉज आरटीपीसीआर हैज लॉट ऑफ फैलेसीज और उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो नेगेटिव रिपोर्ट प्रूव करने के लिए कि क्योर हो गया, क्लिनिकल क्योर के लिए
आप RT-PCR ना यूज करें तो ठीक है, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है, कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? आफ्टर 15 डेज वी हैव टू फॉलो अप विद द डॉक्टर, एंड जो ट्रीटमेंट है 1 महीने तक वो कंप्लीट करनी चाहिए ना? हाँ, आपके पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं वो आपको आएंगे, और बहुत से अब कोविड के रिकवरी के बाद भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन तक, ताकि आपको समझ में आए कि कोई पीछे की परेशानी तो नहीं है, कोविड के बाद की परेशानी तो नहीं हो रही है, या कोई चीज ऐसे गड़बड़ तो नहीं हो, या पिछले कोविड वायरस ने ऐसे कुछ नुकसान कर दिया है जो अब समझ में आ रहा है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट हम लोग बाद में भी करते हैं, मरीज को असेस करते हैं 7 दिन के बाद डिस्चार्ज करने के बाद, उनके ब्लड शुगर देखा जाता है, उनका हार्ट रेट, पल्स, बीपी सब देखा जाता है, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद भी ब्लड प्रेशर में चेंजेस होना जरूरी है। हो सकता है कि ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो, और ब्लड प्रेशर काफी लो हो जाता है किन लोगों का, कभी किनका हाई हो जाता है, पल्स रेट काफी हाई चलने लगती है, कभी कभी जैसे मैंने बोला क्लॉट का रिस्क बनता है, आपने भी बताया आप, जिसकी सडन डेथ हो सकता है, तो हम लोग को डी डाइमर नाम की जो टेस्ट करनी पड़ती है कि चलो डी डाइमर बढ़ तो नहीं रहा है, उसको ट्रीट करने की जरूरत है क्या और एग्रेसिवली, बहुत सारी चीजें, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ रहा है, ये सारी, और लंग्स की कैपेसिटी को क्या हुआ है, लंग की कैपेसिटी वापस आई कि नहीं, अगर फिर किसी के फेफड़े मान लो कमजोर हो गए हैं कोविड इन्फेक्शन से, तो उनको क्या हो रहा है, उनकी ऑक्सीजन बराबर चल रही है कि नहीं, ये सब चीजें जरूरी है। इसलिए कोविड रिकवरी के बाद बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल ढीला ना लें, और बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें, पोस्ट कोविड क्लिनिक यानी बाद में भी आप डॉक्टर से फॉलो अप करें, जांचने के लिए कि सब सही है कि नहीं है, जैसे मैंने बताया आप। और सबको लगता है कि ये कोविड वैक्सीन ले लिया जो आया है, तो जी उसके बाद बिल्कुल। अभी कोविड नहीं आएगा। सो द पीपल आर जी हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद बाहर गांव जाने का बिल्कुल चालू कर दिया ये बिल्कुल वो। बिल्कुल एंड बिल्कुल जो बाहर गांव जाते हैं बिल्कुल फिर सही बोलते बात हैं है। किसी किसी को वापस कोविड आया, तो बोला ये वैक्सीन का असर नहीं है, बट उसके लिए क्या है, क्या उसके पास पीछे की वो धारणा है? वैक्सीन जो है, मैंने जैसे बताया कि वैक्सीन होती है हर्ड इम्यूनिटी के लिए, मतलब आप सबको अगर वैक्सीनेट करोगे तो एक तरह की इम्यूनिटी वायरस की सब पॉपुलेशन के भीतर आ जाएगी, जिससे वो जो वायरस है वो कमजोर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा, इन्फेक्ट करेगा, लेकिन कमजोर हो जाएगा, और आपको सिवियर सिम्टम्स नहीं देगा, हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क नहीं रहेगा, डेथ का नहीं रिस्क रहेगा, जिसकी हमको चिंता है। हमको माइल्ड इन्फेक्शन की बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि माइल्ड इन्फेक्शन होगा तो हम लोग कुछ मेडिसिन लेके ठीक हो जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैक्सीन का काम क्या है कि जो सीवियर इन्फेक्शन को माइल्ड कर देना, या कभी कभी किसको कोई सिम्टम्स ही नहीं आएंगे वैक्सीन लेंगे तो, बट जब तक ये वायरस कमजोर नहीं होता, जब तक पूरा पॉपुलेशन या 50 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाता पूरी तरह से, और वायरस अगर म्यूटेट करता है, जैसे आप देख रहे हो म्यूटेशन हो रहा है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, एक तरह का वायरस था अब दूसरे तरह का वायरस आ रहा है, तीसरे तरह का वायरस आ रहा है जो काफी तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे जो वायरसेस हैं, जब तक म्यूटेट करेगा वायरस तब तक हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी, मास्क का उपयोग करना ही पड़ेगा, भले आपने वैक्सीन लिया हो फिर भी, क्योंकि वायरस फिर भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है। री इन्फेक्शन के रिस्क तो है, हम देख रहे हैं 4 या 5% तक लोगों को री इन्फेक्शन हो सकता है, ज्यादा रिस्क नहीं है री इन्फेक्शन का अब तक जितना हमको समझ में आया साइंस में, लेकिन री इन्फेक्शन का रिस्क फिर भी थोड़ा है। और दूसरे, जब तक पॉपुलेशन पूरी तरह वैक्सीनेट नहीं हो जाती तब तक आपको मास्क यूज करना है। वैक्सीन लगाना मतलब नहीं मास्क छोड़ देना है, सब कुछ शादियां अटेंड करनी है और 100 लोगों को जमा करना है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जब तक पॉपुलेशन बिल्कुल कोविड मुक्त नहीं हो जाती, जब हम बोलेंगे केसेस अब नहीं रहे, तभी हम बोलेंगे कि हाँ अब हम आके मास्क निकाल सकते हैं। वो WHO या वर्ल्ड बॉडीज हो आपको बताएंगे कि अब आपको मास्क कब निकालना है, बट इस वक्त मेरे ख्याल से जब तक 6 या 8 महीने में वैक्सीनेशन नहीं हो जाता और हम सब स्ट्रेन को जान नहीं लेते और अच्छी कारगर वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हमें मास्क का उपयोग करना ही पड़ेगा। तब तक आप जो है रिलैक्स नहीं रह सकते, आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी। अच्छा, और एक चीज, ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन हॉस्पिटल में 6 दिन का जो कोर्स रहता है, तो वो इसके लिए देते हैं कि फटाफट फिर बेड एम्प्टी हो जाए और लोग घर पे आके जो माइल्ड होता है, तो वो इंजेक्शन ऐसा नहीं हो सकता है जो घर पे आके वैक्सीन ले ले वापिस आए, ऐसा कुछ हो सकता है जस्ट फॉर एक देखिए रेमडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो हम लोग मॉनिटर नहीं कर पाएंगे घर पे रहेंगे तो। पल्स रेट का स्लो हो जाना एक साइड इफेक्ट है, लिवर एंजाइम्स का बढ़ जाना। हालांकि हमको पता नहीं है कि किस घर में देने से उसके क्या स्वरूप सामने आएंगे, ओके। क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट होगा, उसका अब्यूज होगा,
तो वो नहीं चाहते कि रेमडेसिविर का अब्यूज हो। जो ड्रग अच्छी सी है, अगर वो रेजिस्टेंस हो जाएगी, सपोज लोग ऐसे ही यूज करने लगे, तो वायरस हो सकता है उस ड्रग को ही रेजिस्टेंट हो जाए, तो हमारे काम की नहीं रहेगी। जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसका अब्यूज हो जाएगा। जो अब्यूज हमेशा होता है, एंटीबायोटिक का अब्यूज हो गया कि कोई भी जाके एंटीबायोटिक खरीद के खा लेता है वायरल इन्फेक्शन में भी, तो वो अब्यूज हो जाएगा। तो हम लोग नहीं चाहते कि इस तरह का अब्यूज हो। तो घर पर तो बिल्कुल रेमडेसिविर का कोई देने का कोई सवाल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट्स हैं जो आप मॉनिटर नहीं कर सकते, आप पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, जो रेमडेसिविर के साथ हमने बोला है स्टेरॉइड का भी जरूरी है। स्टेरॉइड जब देते हैं तो हम स्टेरॉइड के नंबर ऑफ डेज को हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन की मात्रा थोड़ा लगने में कम हो जाती है। स्टेरॉइड का यूज डोज थोड़ा कम हो सकता है। तो रेमडेसिविर इसके लिए एक क्लिनिशियन जो एक्सपर्ट है उसमें, जिसको पता है कि कैसे देना है, किस तरह से देना है, क्या मॉनिटर करना है, कब उसको बंद करना है ये, और कब देना चाहिए, कब देना नहीं चाहिए, उसी के हाथ में रहे तो ठीक है। नहीं तो अगर आप सबके हाथ में रेमडेसिविर दे देंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा और ड्रग का अब्यूज होगा। तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि घर पे रेमडेसिविर को दिया जाना चाहिए। ओके एंड जो कोविड हो गया है 15 दिन के बाद, जो आदमी मतलब उसको कोविड कंप्लीट हो गया है, तो वो आदमी घर पे सबके साथ रह सकता है या नीचे वॉक के लिए जा सकता है मास्क पहन के, कि क्या क्राइटेरिया उसके लिए होना चाहिए? तो इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कंफ्यूजन क्या रहता है। 2-4 कंफ्यूजन हैं जो कोविड रिकवरी के बाद क्या होते हैं कि मैं अब रिकवर हो रहा हूँ और मेरे साथ कोई नया मरीज आ गया जिसको कोविड है, मैं अभी हॉस्पिटल में डिस्चार्ज नहीं हुआ हूँ, तो मुझे और ज्यादा कोविड हो जाएगा, क्योंकि वो अब नया कोई मरीज मेरे साथ आके स्टे कर रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आपने अभी तक वायरस आपके अंदर वायरस था, आपके इम्यून सिस्टम ने वायरस को जान लिया, उसको समझ लिया, अब ये इम्यून सिस्टम बिल्कुल तैयार है। तो अभी आपको कोई री इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरे, अगर आप घर जाएंगे तो आपको हम लोग कहते हैं फिर भी सेफ साइड के लिए आप हफ्ता भर क्वारंटाइन रहिए, या अगर आप घर पे क्वारंटाइन रहे 14 डेज के लिए तो कोई बात नहीं, 15वें दिन 16वें दिन पे आप बाहर आ सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ मिक्स हो सकते हैं, मास्क पहन के नीचे वॉक पे भी जा सकते हैं। अगर आप वीक वीक फील नहीं कर रहे हैं तो, अगर आप वीक फील कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे नहीं, रेस्ट करिए, थोड़े कुछ एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए और माइंड को रिलैक्स करिए। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में, तो स्ट्रेस को बस्ट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन किसके घर में पूरी फैमिली पॉजिटिव है, तो अभी हॉस्पिटल से लोग डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं और लोग पॉजिटिव हैं घर पे, तो पूछते हैं कि क्या करें, हम लोग साथ में रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। अगर घर पे 3 लोग पहले ही पॉजिटिव हैं, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं, घर में बच्चे हैं, मुझे उनके साथ रह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपका क्वारंटाइन फेज खत्म हो जाता है, जब आपको हिदायत दी जाती है कि आप क्वारंटाइन से बाहर आइए, तब आप बिल्कुल रह सकते हैं और पॉजिटिव लोगों के साथ भी आप रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और इतनी सारी जानकारी मिली और इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि हम कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैंने बोला अभी बार बार डॉक्टर साहब को अपने काम से ये वक्त निकाल के हमें देना, वही बड़ी बात है। एंड यू ऑलवेज गिव द टाइम कि नहीं, आई विल गिव योर ईच एंड एवरी आंसर। एंड लाइक हम लोग को इतना रिलीफ हो रहा है सबको, जो जो अभी पढ़ रहे हैं। बहुत लोग ने पूछा, बहुत जगह पे ये वीडियोस गए ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। एक जयपुर उदयपुर से भी मुझे फोन आया था कि ये प्रश्न पूछना है, ये पूछना है। तो सबने बोला इतना बिल्कुल सारा आपने प्रश्न पूछा है कि अभी सब क्लियरिटी बहुत हो रही है कि क्या करना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि अभी तक किसी को मालूम नहीं पड़ रहा था कि हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकती हॉस्पिटल में कोई सीसीटीवी तो हम लोग लाइव देख नहीं सकते, कि कुछ कर नहीं सकते। जो पेशेंट है, फैमिली है, उसको भी डॉक्टर पे ट्रस्ट रखना है, और डॉक्टर भी एश्योर्ड कि भाई हम लोग पूरी ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। मगर अभी जो खुद का पेशेंट, मतलब मेरे कोई है घर पे से, तो मुझे लगेगा कि नहीं कि उसको क्या मिल रहा है, और बार बार डॉक्टर को फोन करूं। ऐसे ही डॉक्टर के पास कितने पेशेंट होंगे कि सबके फोन आएंगे तो डॉक्टर बोलेगा मैं क्या करूं। इसलिए बोला ऐसे कोई वीडियो है ना तो डॉक्टर कैन टेल कि भाई ये बिल्कुल दवाई किसके लिए। ये तो अभी सबको क्लियर हो गया कि ये क्या है क्या नहीं। अभी किसी का बिल्कुल आया था आज बिल्कुल के कोविड में, उसको 6 काउंट आया है, तो वो पूछ रहे थे 6 सीरियस है कि नहीं है। मैं बोला आप है ना वीडियो देख लो, उसमें मालूम पड़ेगा करेक्ट 6 सीरियस है कि नहीं है। फिर उसने वीडियो में आपने जो बताया था कि 6 तक लो एकदम जाता है, 5 से नीचे तो थोड़ा सीरियसनेस होता है, 5 के ऊपर इतना
ऐसे ही कुछ है ना, सीरियसनेस इतना नहीं है सीवियर कोरैट्स का। स्कोर अलग है, कोरैट स्कोर मैंने 2 बताए थे। जो एक हाँ डायग्नोसिस का स्कोर है उसको बोलते हैं कोरैट स्कोर। जब वो स्कोर 5 के ऊपर जाता है तो आपको जरूर कोविड निमोनिया है, अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो। और हाँ सीवियरिटी स्कोर होता है 25 में से देते हैं हाँ स्कोर दैट वो। आई और या 25 में से अगर स्कोर माइल 8-9 तक माइल स्कोर होता है, उसके बाद 10 से 13, 14, 15 तक वो मॉडरेट स्कोर होता है डिपेंडिंग। और उसके बाद तो सीवियरिटी स्कोर बढ़ जाता है। लेकिन कैसा है कि मैंने बताया था सिर्फ स्कोर वो नहीं देखना है, हम कहते हैं कि आपके मरीज को भी देखना है, मरीज के बायोमार्कर्स को भी देखना है, और उसके फिल्म में किस तरह से उसका जो इन्फेक्शन दिख रहा है वो किस तरह से दिख रहा है। कभी कभी हील्ड इन्फेक्शन दिखता है और लोग फिर भी इसको स्कोर करने लगते हैं। या बहुत सारा रेडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, हमको बस हमारे पास फिल्म रिपोर्ट भेज दी जाती है, मैंने रिपोर्ट का मुझे कुछ नहीं करना। आई वांट टू सी द फिल्म, मुझे फिल्म देखना है कि किस तरह के लीजन्स दिख रहे हैं लंग्स में, ये हील्ड है, ये अभी हील हो चुके हैं, स्कार हो चुके हैं, कि वो फ्रेश है, फ्रेश इन्फेक्शन है, ये जरूरी है। स्कोरिंग क्या करते हैं कि वो कोई भी चीज पे स्कोरिंग दे देते हैं, तो वो आपको भरमा सकती है, आपको थोड़ा गलतफहमी में डाल सकती है। तो सिर्फ रिपोर्ट मत देखिए, पूरी तरह सब पेशेंट को बायोमार्कर सब देख के ही हम लोग फैसला करते हैं, जैसे मैंने बताया कि एडमिशन करना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए आप अपने फिजिशियन को संपर्क करें, आप डिसीजन मत लें, आप ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस मत दें कि ये स्कोर ज्यादा हो गया अब मुझे एडमिशन करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आदमी को चाहिए कि अपने फिजिशियन भी, जो रिनाउंड फिजिशियन है, उस पर ट्रस्ट करें। हम एंटीबायोटिक्स तो दे ही रहे हैं, हम सब दवा देते हैं, हमको पूछा जाता है क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, क्या आप दोगे, रेमडेसिविर दोगे, एंटीबायोटिक दोगे, स्टेरॉइड दोगे, आपके पास और कुछ देने के लिए है ही नहीं। तो लोगों को समझना चाहिए दीज आर द ओनली थिंग्स व्हिच कैन गिव, एंड आपको ट्रस्ट रख के चलना है, इसमें मिसट्रस्ट करके कोई मतलब नहीं है। एवरीबडी इज डूइंग द गुड जॉब, एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू द बेस्ट ऑफ हिज, बिकॉज उनके पास काफी लोड है, काफी थकावट हो रही है, लोग काम करके भी थक रहे हैं, फिर भी लोग कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में हमको पूरा फेथ ट्रस्ट रखना है, और जितना आप फेथ और ट्रस्ट रखोगे, पॉजिटिव रखोगे माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट नहीं होगा, तो बहुत सारे मरीज खुद ठीक होके घर जाए। दैट इज माय अपील टू ऑल द पब्लिक, कि वो थोड़ा ट्रस्ट रखें, फेथ रखें। ये थोड़ा कठिन समय है, अगर ट्रस्ट और फेथ एक दूसरे में नहीं होगा तो कहीं जाके फिर चीजें गड़बड़ा जाए। I salute to you, doctor, and to each and every doctor who is like really fighting for the COVID for us patients. Like आप लोग में इतनी पेशेंस है कि भाई सबको जवाब कितना देंगे और शांति से जवाब देना, that is the best part of you all. So we have seen this and thank you so much डॉक्टर। अभी कुछ भी रहेगा तो हम वापस मिलेंगे थोड़े दिनों बिल्कुल, के जरूर, बाद के बिल्कुल, कुछ भी रहेगा। तो थैंक यू सो बिल्कुल, मच। बिल्कुल। और आत्मनिर्भर मुंबई भारत आपको थैंक्स बोल रहा है इसके लिए, और आप आए उसके लिए हम खूब खूब आभारी है आपके। नमस्ते। थैंक यू।